सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। हम अपना विषय पढ़ रहे थे संधि, तो हम आज संधि का तीसरा भाग विसर्ग संधि पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि विसर्ग किसे कहते हैं, कि जो हमारी वर्णमाला में अंग और अ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवा। क्या कहते हैं? अयोगवा। और अह के पीछे जो विसर्ग लगे हैं, जो दो बिंदु ऐसे लगाए जाते हैं, हमने पढ़ा था पाठ एक में, इसकी ध्वनि किसकी तरह होती है की तरह इसकी ध्वनि होती है। आप साथ साथ में संस्कृत भाषा भी पढ़ रहे हैं, उसमें आपने विसर्गों का वर्णन देखा होगा कि वहां पर विसर्ग अत्यधिक प्रयोग किए जाते हैं। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है कि हमने स्वर संधि में क्या सीखा था? स्वर का स्वर के साथ मेल, ठीक है। व्यंजन संधि में हमने सीखा था कि व्यंजन का किसी स्वर या व्यंजन से मेल, उसमें कोई फाउंडेशन नहीं थी कि व्यंजन का व्यंजन के साथ ही मेल होगा। व्यंजन के साथ स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। तो बच्चों, उसी प्रकार विसर्ग संधि में किसी स्वर का भी हो सकता है और व्यंजन का भी, कि विसर्ग के साथ, कि जो पहले है वो विसर्ग आएगा, विसर्ग के साथ क्या होगा? स्वर का भी मेल हो सकता है और व्यंजन का भी मेल हो सकता है, और मेल होने पर जो परिवर्तन होगा उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे मी जमा बल, मी यहाँ विसर्ग लगा रखा है, तो यहाँ विसर्ग के बाद क्या आ गया? व्यंजन आ गया। तो व्यंजन का मेल होने पर परिवर्तन हुआ, क्या हुआ? विसर्ग खत्म हो गए, यहाँ पर क्या बन गया? निर्बल। नी जमा चे, अब विसर्ग का रे की बजाय क्या बन गया? श बन गया। नी जमा चे क्या बन गया? निश्चय। दू जमा गुण क्या बन गया? दुर्गुण। मन जमा रथ, मनोरथ। नी जमा रोग, निरोग। यहाँ पर देखो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, विसर्ग खत्म हो गए और परिवर्तन नहीं हुआ। तो बच्चों, विसर्ग संधि को भी सीखने के कुछ नियम होते हैं, आगे हम उन नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, विसर्ग संधि को सीखने के कुछ नियम होते हैं, जैसे हमने स्वर संधि के नियम सीखे, फिर व्यंजन संधि के नियम सीखे, तो अब हम विसर्ग संधि के कुछ नियम सीखेंगे कि विसर्ग का ओ होना, कि ओ इसमें कैसे परिवर्तन होता है, किन किन स्थितियों में परिवर्तन हो जाता है। यश जमा मान, यश, यश के पीछे क्या है? विसर्ग है, और यहाँ पर क्या है? व्यंजन है। तो यश जमा ज्ञान क्या बन जाएगा? यशो ज्ञान। मनय जमा रथ, विसर्ग है, यहाँ व्यंजन है, तो क्या बन जाएगा? मनोरथ। मनय जमा हर क्या बन जाएगा? मनोहर। मनय जमा ज, मनोज। तपय जमा बल, तपोबल। मनय जमा योग, मनोयोग। तो विसर्ग है जो वो किसमें बदल गया है? यहाँ पर ओ में बदल गया है। तो विसर्ग आपको पता चला क्या होता है? विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो गया। तो देखो, आपने यहाँ पर देखा है ओ की मात्रा का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, तो विसर्ग ओ में बदल गया है। तो बच्चों, उसी प्रकार विसर्ग संधि को सीखने का दूसरा नियम क्या कहता है? विसर्ग का रे होना, कि विसर्ग किन परिस्थितियों में रे हो जाएगा विसर्ग के मेल के साथ। तो विसर्ग के पहले ए तथा आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर हो और बाद में आ, उ, तीसरा चौथा वर्ण य, र, ल, व आ जाए, तो कोई भी विसर्ग का रे हो जाता है। रे आधा होगा। रे क्या होगा? आधा होगा। देखिए, नी जमा भय, तो विसर्ग है जो उसका भय के साथ निर्भय, पीछे वाला वैसा का वैसा रहेगा, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? र में बदल जाएगा। और र आधा हम कैसे लगाते हैं? रेख के ऊपर लगाते हैं। दू जमा गुण, दुर्गुण। आशी जमा वाद, आशीर्वाद। ध्यान से देखो, बहुत सारे बच्चे इसको गलत लिखते हैं, तो क्या है ये शुद्ध है? शुद्ध सीखने के लिए भी हमें इस संधि का प्रयोग करना चाहिए। आशी जमा वाद क्या बन जाएगा? आशीर्वाद। और नी जमा आशा, देखो क्या गया? अब
अब यहाँ पर व्यंजन था और यहाँ पर क्या आ गया, स्वर आ गया है। नी जमा आशा निराशा, दू जमा उ दुरूह, यहाँ पर भी स्वर है। नि जमा धारण निर्धारण। तो बच्चों हमने इसमें देखा कि विसर्ग का रे किस प्रकार से बन जाता है। बच्चों अब हम तीसरा नियम सीखेंगे, विसर्ग का श होना, कि विसर्ग किन परिस्थितियों में श हो जाएगा। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई स्वर है, क्या है, ई स्वर है, यहाँ पर क्या है, उ स्वर है, तो बाद में च छ या श हो, च छ और या श हो। देखना हमने तीन चीजें देखनी है, च छ और श हो, और यहाँ पर कोई भी स्वर हो सकता है। हमारे विसर्ग से पहले कौन सा स्वर है, ई, और यहाँ पर कौन सा स्वर है, उ। बाद में क्या होना चाहिए, च छ श। बच्चों अब हम विसर्ग संधि का तीसरा नियम सीखते हैं, विसर्ग का स होना, कि किन परिस्थितियों में श क्या विसर्ग कैसे स में बदल जाएगा। इसके लिए एक नियम है कि विसर्ग से पहले, विसर्ग कहाँ पर है, नी के बाद विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग से पहले स्वर होना चाहिए, कोई भी स्वर हो सकता है। अब नी में कौन सा स्वर है, ई कौन सा स्वर है, छोटी ई का स्वर है। फिर यहाँ पर देखिए दू में कौन सा स्वर है, ऊ है, तो स्वर है। और उसके बाद च छ और स, ये तीन चीजें होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें हैं हमारे पास तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा और आधा रहेगा। ठीक है। नी जमा चिंत, विसर्ग किस में बदल गया, श में बदल गया, क्या बन गया, निश्चिंत। नी जमा छल, विसर्ग स्वर है, कोई भी स्वर हो सकता है, छ है तो किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा। नी जमा छल निश्चल। अब दूसरा स्वर आ गया यहाँ पर दू, उ स्वर है, दू जमा शासन दुशासन, दू जमा चरित्र दुष्चरित्र। तो बच्चों आपने सीखा कि विसर्ग का स कैसे हो जाता है। बच्चों जिस प्रकार हमने देखा था कि श हो गया विसर्ग का श होना, कि दूसरा स इसमें किस प्रकार से बनेगा, विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए और किस स्थिति में यह श बनेगा। तो विसर्ग के बाद अब हमें इसमें ध्यान देना है, इसमें तो विसर्ग रहेगा, विसर्ग के बाद त या श हो, विसर्ग के बाद त या फिर स हो तो क्या बन जाएगा, आधा स बन जाएगा। ठीक है। विसर्ग का बनेगा, पीछे आगे वाला वैसा का वैसा जुड़ेगा, विसर्ग की जगह पर हम आधा श लगा देंगे। जैसे नमय जमाते नमस्ते, ये जो स है किससे बना, विसर्ग से, विसर्ग के स्थान पर हमने श प्रयोग कर लिया है। नी जमा संतान, यहाँ पर त था, यहाँ पर स है। नी जमा संतान निसंतान, दू जमा तर दुस्तर, दू जमा साहस दुस्साहस, और नी जमा तेज निस्तेज। बच्चों अब हम पांचवा नियम सीख रहे हैं, यहाँ पर विसर्ग का श होना, कि विसर्ग से किस परिस्थिति में होगा। तो जो ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, विसर्ग से पहले स्वर होना चाहिए, तो इसमें ई और उ दोनों स्वर दिखाई दे रहे हैं। बाद में जो पहला वर्ड है, पहला जो वर्ड है वो क्या होना चाहिए, वर्ग का पहला और दूसरा। वर्ग हमने सीखे थे, 5 वर्ग थे, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड हो तो श हो जाता है। देखो नी से विसर्ग से पहले क्या है, ई है, ठीक है, और इसमें क क्या है, वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का क्या है, पहला वर्ण, तो किसमें बदल गया, श में। तो ये वैसा का वैसा रहेगा, ये भी वैसा रहेगा, लेकिन विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, आधा श आ जाएगा। नी जमा कपट निष्कपट, नी जमा प्राण। अब देखो पवर्ग में प पहले वर्ण पर है तो क्या बन जाएगा, निष्प्राण। धनु जमा टंकार, ट वर्ग है, धनु जमा टंकार धनुष टंकार। नी जमा फल क्या बन जाएगा, निष्फल। नी जमा ठुर, देखो ठ क्या है, वर्ग का दूसरा वर्ण है, नी जमा ठुर निष्ठुर
बन जाएगा। तो आपने इसमें सीखा कि विसर्ग का श होना किस प्रकार से बनता है। तो बच्चों अब विसर्ग जो संधि है उसको बनाने का जो नियम था, विसर्ग का लोप हो जाना, लोप यानी खत्म हो जाना। लोप का अर्थ क्या होता है? खत्म हो जाना। कि विसर्ग किन परिस्थितियों में खत्म हो जाता है? कि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर है, विसर्ग से पहले क्या है? कोई भी स्वर है और उसके बाद रे आ जाता है। दूसरे वाले में ध्यान देना है कि उसके बाद क्या आ जाता है? रे आ जाता है। तो क्या होता है? विसर्ग तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और पहले वाला स्वर जो नी के पास स्वर लगा है वह दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है। तो अगर हम विसर्ग को खत्म करेंगे तो रे होने के बाद ये मात्रा किसकी हो जाएगी? बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, यानी कि हर्ष स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। नी जमा रोग क्या बन जाएगा? निरोग। नी जमा रस क्या बन जाएगा? नीरस। विसर्ग में परिवर्तन नहीं होना, ये लास्ट है। इसमें बताया है विसर्ग में किन परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं होता। कि क्या परिस्थिति आ जाती है कि जब विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता उनको ऐसा का ऐसा लिखा जाता है। कि बाद में तो तय होना चाहिए कि जो ये है विसर्ग, विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? त होना चाहिए। बाद में क या प हो, क हो या प हो, तो क्या होगा कि वह वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। जैसे अंत्यजमाकरण, अंत्यकरण, देखो बिल्कुल विसर्ग को वैसा का वैसा ही लिखा गया है तीनों में। प्रातः जमाकाल प्रातःकाल, अंत्य जमापुर अंत्यपुर। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, विसर्ग को वैसा का वैसा प्रयोग किया गया है। कि जैसा कि आप सभी जानते हैं हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। ये मुख्यतः संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जब हिंदी में उन्हें प्रयोग किया जाता है तो विसर्ग संधि के रूप में उनका प्रयोग इस प्रकार से माना गया है कि इनमें क और प आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें वैसा का वैसा ही प्रयोग किया जाता है। बच्चों आशा करती हूँ कि आपको संधि का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें।